हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नीट चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसके हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर है 8 लेक्चर, जिसमें बचा हुआ मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके बाद हम लोग समरी करेंगे और चैप्टर को एंड कर देंगे और नेक्स्ट डे हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थैलेसीमिया जो एक बीमारी है ये कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। थैलेसीमिया जो है ये कैसी बीमारी है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जो ऑटोसोमल बीमारियां होती हैं वो चाहे मेल पेरेंट्स हो या फिर फीमेल पेरेंट हो, दोनों से ही उनके बच्चे में जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। दिस इज एन ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, मतलब ये ब्लड में कोई प्रॉब्लम होगा उसके बारे में देखते हैं। ब्लड डिसऑर्डर है ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर अ जीन और हेट्रोजाइगस। ठीक है, बोला जा रहा है जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी है कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, साथ में ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जो पेरेंट्स से कहाँ जाती है, ऑफस्प्रिंग में जाती है, बच्चों में जाती है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो मेल है फीमेल पेरेंट है, दोनों के जो पार्टनर होते हैं वो कैसे होते हैं, कैरियर होते हैं इस जीन के, हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। The defect could be due to the either mutation or deletion which ultimately result in the reduction rate of the synthesis of one of the globin chain, that is alpha and beta chain that make up hemoglobin। यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, जो जीन में डिफेक्ट होगा यहाँ पे या तो म्यूटेशन हो चुका है या तो डिलेक्टेशन होगा। म्यूटेशन के द्वारा भी हो सकता है या फिर वो जीन है जो कि हीमोग्लोबिन बनाती, अल्फा बीटा चेन जो बनाती है जीन, वो क्या हो गई, डिलीट हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है रेट ऑफ सिंथेसिस, मतलब कि जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनेगा उसका अमाउंट कम बन रहा है। ठीक है, हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था वहाँ पे क्वालिटी खराब हो रही थी, क्वांटिटी उतनी ही थी, क्वालिटी खराब हो रही थी। बट थैलेसीमिया में क्या होगा कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा चेन है हीमोग्लोबिन के वो कम सिंथेसिस होंगे, यहाँ पे अमाउंट कम होगा, क्योंकि जो जीन बनाता था अल्फा चेन बीटा चेन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का, वो या तो म्यूटेशन की वजह से खराब हो गया है या तो डिलीट हो गया है। ठीक है, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू द एनीमिया विच इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द डिजीज। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है कि जो एबनॉर्मलिटी आ रही है, जो हीमोग्लोबिन कम बन रहा है जिसकी वजह से खून की कमी होगी, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है, इससे आप जान सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। साथ में यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट कम बन रहा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में बन रहे हैं उस इफेक्टेड पर्सन के, और जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच द चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। आप थैलेसीमिया को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो चेन है हीमोग्लोबिन का, हम तो जानते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। तो यहाँ पे आप इस अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं इस बीमारी को कि कौन सा चेन यहाँ पे कम बन रहा है, मीन्स कौन सा यहाँ पे डिफेक्टेड जीन है जिसकी वजह से यहाँ पे अल्फा चेन या फिर बीटा चेन कम बन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 टाइप की यहाँ पे बीमारी होगी, एक अल्फा थैलेसीमिया होगा, एनसीईआरटी में दिया है, दूसरा बीटा होगा। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड वाइल द बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा जो हीमोग्लोबिन का चेन है वो कम बनेगा, वो डिफेक्टेड है यहाँ पे। अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो अफेक्टेड है, ठीक है, वो कम बनेगा। आगे देखते हैं, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 and HBA2 on chromosome 16 on each parent, and it is observed that due to the mutation or deletion of 1 or more or 4 gene। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो अल्फा थैलेसीमिया है, ठीक है, जो अल्फा थैलेसीमिया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये कैसा होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16, जो क्रोमोसोम नंबर है 16, यहाँ पे 2 जीन हैं HBA1 एंड HBA2। अब हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होंगे वहाँ पे पेयर में होगा जीन, ठीक है, तो इसका मतलब 2 ये होंगे और 2 ये होंगे। तो जब म्यूटेशन होगा, दोनों पेरेंट की बात की जा रही है, जब म्यूटेशन होगा या डिलेक्टेशन होगा, या तो एक HBA1 चला जाएगा, ठीक है, या तो एक HBA2 जा सकता है, या तो 2 जा सकते हैं, या तो 4 जा सकते हैं। जितना जाएंगे उतना कम यहाँ पे बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का चेन सिंथेसिस होगा, अल्फा, ठीक है, अल्फा वाला जो हीमोग्लोबिन का चेन वो उतना कम बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पे जीन कंट्रोल करती हैं, ठीक है,
अल्फा हीमोग्लोबिन का चेन बनाने में जो जीन कंट्रोल करती है वो दो होती हैं। एक होता है HbA1, दूसरा होता है HbA2। ठीक है, और ये कहाँ बैठे हुए हैं, किस क्रोमोसोम नंबर पे, 16 वाले क्रोमोसोम नंबर पे हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट में होंगे। अगर किसी कोई बीमारी हो रही, किसी के बच्चे को बीमारी हो रही, तो वो पहला कंडीशन होना चाहिए कि दोनों ही पेरेंट जो होंगे, माता पिता दोनों ही कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं कैरियर होने चाहिए इन जीन के। ठीक है, उनके जीन में अगर 16 क्रोमोसोम देखा जाए, या तो वहाँ पे एक HbA1 गायब है या तो दोनों ही गायब हैं, यहाँ पे एक HbA2 गायब है या दोनों गायब हैं, या फिर चारों गायब हो सकते हैं जीन। जितना ज़्यादा गायब होगा उतना कम अल्फा हीमोग्लोबिन का चेन बनेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा है द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा यहाँ पे जीन गायब होगा, अफेक्टेड होगा, अल्फा हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो जीन है, जितना ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड होगा, गायब होगा, डिलीटेड होगा, उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। बीटा थैलेसीमिया के बारे में पढ़ते हैं। While in beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on a chromosome number 11 of each parent and occurs due to the mutation of one or both the gene। देखिए यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो बीटा बोल सकते हैं जो थैलेसीमिया है, ठीक है, जो बीटा थैलेसीमिया है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ही जीन है जो कंट्रोल कर रहा है, मीन्स जो एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है बीटा हीमोग्लोबिन का चेन बनाने में, वो कौन है, HBB। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 11वें क्रोमोसोम पे। जो 11वां क्रोमोसोम होगा पेरेंट्स का, दोनों मेल हो या फीमेल पेरेंट्स दोनों में, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनके डिफेक्टेड जीन वहाँ होंगे। इसमें क्या होता है बीटा थैलेसीमिया में कि जो HBB है, एक सिंगल यहाँ पे जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है दोनों ही पेरेंट्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस जीन में, या फिर डिलीटेशन हो रहा है, एक जीन चला गया या दोनों चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बीटा हीमोग्लोबिन का चेन है वो बहुत कम बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं अगर पूरी तरीके से डिलीट हो गया तो। आगे देखते हैं, थैलेसीमिया इज डिफर फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इज दैट द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल while the later is the qualitative problem of synthesis in and incorrectly functioning the globin। देखिए, हमने थैलेसीमिया पढ़ा और सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, तो दोनों में आपको क्या देखने को अंतर मिला कि दोनों ही ब्लड डिसऑर्डर हैं। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो थैलेसीमिया है, यहाँ पे अल्फा बीटा चेन दोनों ही अफेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा चेन के लिए दो यहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल है, HbA1, HbA2। ठीक है, जो 16 क्रोमोसोम पे है, और दोनों पेरेंट में अगर इनकी जीन एक चले गए, दो या दो से ज़्यादा चले गए, तो उतना ही कम बनते रहेंगे, मीन्स अमाउंट कम हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया में हमने ये देखा कि इसके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है जो बीटा हीमोग्लोबिन का चेन बनाता है, जो 11 क्रोमोसोम में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ये जीन डिफेक्टेड हो गया, म्यूटेशन हो गया, डिलीटेशन हो गया किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो बीटा हीमोग्लोबिन का चेन है वो बहुत ही कम सिंथेसिस होगा। तो हमने देखा कि जो थैलेसीमिया है ये कैसा डिसऑर्डर है, ब्लड का क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो ग्लोबिन के चेन है, हीमोग्लोबिन के जो चेन है वो बहुत ही कम बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया में, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, वहाँ पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ रहा था, वैलिन। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ थी, बीटा चेन में हो रही थी, जहाँ पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ रहा था। यहाँ पे क्वालिटी खराब हो रही है, क्वांटिटी तो उतनी ही बन रही है, बीटा चेन तो बन रहा है, अल्फा चेन तो पूरा सही है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी खराब हो रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, इनमें क्या आपको देखने को मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम इनसे होगी। जैसे कि जो 6 क्रोमोसोम होंगे उनमें या तो डिलीटेशन हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है, तो उनसे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्लांट है उनके अंदर पॉलीपोलाइडी देखने को मिलती है, मीन्स उनके पास पूरा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। The chromosomal disorder, on the other hand, are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome। ठीक है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है, या तो क्रोमोसोम डिलीट हो गया, एब्सेंट है, या एक्सेस आ गया, मीन्स एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ गया, या तो उनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन
साइकिल रिजल्ट इन द गेन और द लॉस ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड द एनोप्लाइडी। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है उससे पहले क्या होता है, कैरोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरोकाइनेसिस में क्या होता था, जो हमारा सेल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है या क्रोमोसोम है वो अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करके 2 बनाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल है वो क्या करता है, अपने जो क्रोमोसोम हैं उनको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा। अगर फेल हो जा रहा है सेग्रीगेट करने में क्रोमैटिन को या फिर क्रोमोसोम को, और सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जा रही है क्रोमोसोम का, या तो लॉस हो जा रहा है। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इसको डिवाइड करके सेल बनाना है, इसने नॉर्मली उसको ऐसे डिवाइड करना है, नॉर्मल डिवाइड करना है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्रोमोसोम बन गए, आगे डिवीजन हुआ तो एक में दोनों कॉपी चली गई और एक में कोई कॉपी ही नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया और यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है, लॉस हो गया। तो इस कंडीशन को हम लोग एनोप्लाइडी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, रिजल्ट इन द गेन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम है ये किसका एग्जाम्पल बेस्ड है, एनोप्लाइडी में। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया जो डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, एक गेन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है किसका, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 का। वैसे तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो 21 है ये 3 हो जाएंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। ठीक है, Similarly, the Turner syndrome result in due to the loss of X chromosome in the human female। बोला जा रहा है कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये ह्यूमन फीमेल में बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो X क्रोमोसोम होता है फीमेल में पेयर में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीमेल है, ह्यूमन की फीमेल की बात करते हैं, उसका जो जीनोटाइप होगा 44 प्लस XX होगा। ये नॉर्मल फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल फीमेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम हो, जिसमें एनोप्लाइडी देखना होगा, उसमें क्या होगा, 14 हो जाएगा प्लस एक ही X क्रोमोसोम होगा, एक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि लॉस हो गया एक X क्रोमोसोम का, जो कि पेयर में होना था फीमेल में, लेकिन एक X क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है एनोप्लाइडी का। आगे देखते हैं, पॉलीपोलाइडी पढ़ते हैं। Failure of the cytokinesis after the telophase stage of the cell division result in an increase in the whole set of the chromosome in an organism, and this phenomena is known as polyploidy. This condition is seen in the plants। ठीक है, जो पॉलीपोलाइडी होता है इसमें क्या होगा कि सेल तो डिवाइड हुआ, सेल डिवीजन के टाइम यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल है वो डिवाइड तो हुआ, लेकिन उसमें देखा गया ढेर सारे क्रोमोसोम आ गए, मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम भर चुके हैं एक ही सेल में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। इसमें क्या होगा, फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैरोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, कैरोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस ने अपने आप को डबल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कैरोकाइनेसिस हुआ, लेकिन आगे चल के साइटोकाइनेसिस जो होने वाला था वो नहीं होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस सेल के पास क्या हुए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ, ढेर सारे क्रोमोसोम इकट्ठा हो गए। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इसे बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। बेस्ट एग्जाम्पल प्लांट होते हैं। प्लांट में भी हम बता सकते हैं जैसे कि टैप्टम, जो बोल सकते हैं टैप्टम है, उसमें क्या था, ढेर सारे सेल थे। ठीक है, ये कंडीशन है। आगे देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द ह्यूमन सेल इज 46, जिसमें 23 पेयर होते हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं। Out of these 22 pair are autosome and 1 pair chromosome are called sex chromosome। हम ये भी जानते हैं कि 22 जो पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं। जो 1 पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या फिर एलोसोम बोलते हैं। ठीक है, sometime though rarely either an additional copy of chromosome may be included in an individual or an individual may lack one or any one pair of chromosome। क्या होता है यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे या तो कोई एडिशनल क्रोमोसोम की कॉपी आ जाती है इंडिविजुअल के अंदर, या फिर उस इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम की कॉपी है एक डिलीट हो जाती है। ये बहुत ही रेयर होता है, और जब ऐसा होगा तो आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। These situation are known as ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोसोम। ट्राइसोमी से लग रहा है, ट्राई मतलब 3, सोमी मतलब यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मोनोसोमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है। हुआ क्या, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि हम जानते हैं जो क्रोमोसोम है ह्यूमन में वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। हमारी बॉडी में 22 पेयर जो क्रोमोसोम है ऑटोसोम है, और 1 पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक एडिशनल क्रोमोसोम आए और इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में आके बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो कॉपी ऐड हो जाए।
तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे। या फिर 1 पेयर क्रोमोसोम है, वहाँ से एक क्रोमोसोम चला गया और वो क्रोमोसोम एक जो बचा हुआ है वो अकेले हैं, अनपेयर्ड है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मोनोसोमी का ये देख रहे हैं आप, फीमेल के अंदर होता है, ये कौन सी बीमारी है, ये है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे 1 पेयर होना था नॉर्मल कंडीशन में, XX होना था, बट यहाँ पे एक क्या हुआ, डिलीट हो गया या म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, मोनोसोमी, और ट्राइसोमी देखने को मिलेगा आपको डाउन सिंड्रोम में। आगे देखते हैं, सच एंड सिचुएशन लेड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल। अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है ट्राइसोमी मोनोसोमी, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब कहीं ना कहीं उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 3 ऐसी बीमारी दी गई है, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया एंड टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये 3 ऐसी बीमारी है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले डाउन सिंड्रोम। The cause of the genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी इंडिविजुअल, याद रखिएगा ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल, इसमें कोई ये नहीं है कि मेल में हो रहा है या फीमेल में, ये दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में होगा। इसमें होता क्या है कि एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी 21 क्रोमोसोम पर, कोई एक नई कॉपी आके ऐड हो जाएगी। वैसे तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, बट 21 क्रोमोसोम जो है डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन में, वहाँ पे एक एडिशनल कॉपी आके जुड़ जाती है। इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लैंगडन डाउन इन 1866। ये पहली बार बीमारी किसने देखा था या बताया था इसके बारे में, इनका नाम था लैंगडन डाउन, और इन्हीं के नाम से इस बीमारी को नाम रख दिया गया डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कब देखा गया, 1866। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं शॉर्ट स्टॉटेड विथ स्मॉल राउंड हेड, फॉरवर्ड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, ठीक है। जो इंसान होगा, ये देखिए इंसान का जो सर है वो राउंड है, बहुत ही फ्लैट, यहाँ पे लिखा गया फ्लैट बैक ऑफ हेड, बहुत ही चिपटा हुआ है। साथ में ब्रॉड, यहाँ पे फेस जो बहुत है ब्रॉड है। इसका जो बोल सकते हैं टंग है वो कैसा है, बिग और रिंकल टंग है, ठीक है। लंबा भी होगा लेकिन रिंकल्ड है। इसके अलावा मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, जो यहाँ पे लूप ढेर सारे बने हुए हैं फिंगर के टिप्स पे। पाम केसेस, मतलब इन पे ढेर सारी लकीरें ऐसी है जैसे लग रहा है कि हाथ कट गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके का उनका हाथ होगा। कोजेनाइटल हर्ट डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पे माता पिता से ही इन्हें कोई हर्ट में कोजेनाइटल डिसऑर्डर है, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर है इनके हर्ट में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 21 क्रोमोसोम है इनकी बॉडी में, वहाँ पे एक एडिशनल कॉपी आके जुड़ गई, ट्राइसोमी की कंडीशन बन गई, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल कैसे हैं, शॉर्ट हैं, छोटे होंगे, छोटा सा इनका गोल सा बोल सकते हैं सर होगा, फ्लैट होगा। जीभ, जो यहाँ पे टंग है वो कैसी है, लंबी है, लॉन्ग है, रिंकल्ड है। साथ में जो उनका मुंह होगा बहुत ही थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है। और जो हाथ है उनकी, उन पे क्या है, टिप के ऊपर बोल सकते हैं, फिंगर टिप के ऊपर बहुत सारे लूप्स हैं। साथ में यहाँ पे लकीरें जो हैं बहुत ही ज़्यादा डार्कली बनी हुई है, ठीक है। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीसेस, ठीक है। इनका पाम कैसा है, हथेली कैसी है, ब्रॉड है, बट वहाँ पे लकीरें बहुत अजीब सी बनी हुई हैं, ठीक है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड द मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब ये फिजिकली सही से नहीं है, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सही से काम नहीं करेगा। साइकोलॉजिकली ये दिमाग से भी इनको कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत ही कम बोल सकते हैं कि अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है बहुत बाद में समझेंगे। मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। तो ये सारी बीमारी आपको कहाँ देखने को मिली है, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। आगे देखते हैं काइनफ्लेटर सिंड्रोम। यहाँ पे बोला गया जो काइनफ्लेटर सिंड्रोम है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द कैरोटाइप ऑफ द 47 दैट इज XXY, ठीक है। जो बोल सकते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा जो है एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आके जुड़ जाती है, और स्पेशली किस में होता है, मेल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 47 टोटल अगर क्रोमोसोम देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 47। इसमें भी अगर देखा जाए
कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 47, लेकिन इनका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। इनमें क्या है, जो ऑटोसोमल वाले क्रोमोसोम हैं 21 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आई थी, बट क्लाइनफिल्टर में क्या होगा, टोटल क्रोमोसोम 47 है, बट यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है इनका मेल में होता है XY होगा लास्टली, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे बोल सकते हैं जीनोटाइप बनेगा 44 प्लस X एंड Y। यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा X आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, सच एन इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट दैट इज गायनिकोमास्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल और स्टेराइल। होता क्या है कि पूरा इंसान जो है ये पूरा मेल होगा, बट इसमें क्या होता है, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गायनिकोमास्टिया बोलेंगे। ओवरऑल ये जो मेल होगा ये कैसा होगा, स्टेराइल होगा, कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए वो मेल है जिसके अंदर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका जीनोटाइप होगा 44 प्लस XXY, इस X की वजह से इसकी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा कि फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वो देखने को मिल रहा है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो इंसान है कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ये कैसा है, स्टेराइल है। आगे देखते हैं, आगे है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो किस में होता है, ये फीमेल में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। Such a disorder is caused due to the absence of one X chromosome that is 45 with XO, ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो फीमेल है ये नॉर्मल फीमेल से थोड़ी सी अलग है, मतलब कि नॉर्मल फीमेल में क्या होता है 44 प्लस XX क्रोमोसोम होगा, 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होगा, बट टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि इनके पास टोटल 45 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से इनका जो X क्रोमोसोम होगा वो डिलीट हो जाएगा, बस एक ही X क्रोमोसोम होगा, ठीक है। Such female are sterile as ovary are rudimentary beside other feature including lack of other secondary sexual character। होता क्या ऐसी फीमेल में, ये फीमेल भी क्या होंगी, स्टेराइल होंगी, शॉर्ट स्ट्रेटेड होंगी, अंडर डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर, जो फेमिनाइन कैरेक्टर है जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रेस्ट का साइज या फिर जो ओवरी है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत ही कम डेवलप्ड होंगी, ओवरी सही से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये स्टेराइल होंगी। साथ में इनमें जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी बहुत कम डेवलप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है चैप्टर। तो चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं। बस इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जो डाउन सिंड्रोम है ये मेल फीमेल दोनों में होता है। यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी 21 क्रोमोसोम का ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है क्लाइनफिल्टर में क्या होता है कि ऐसे मेल, ये मेल में होगा जिसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल 47 हो जाएगा, इनमें भी 47 होगा। इसमें हम बोल सकते हैं जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे उसमें यहाँ पे एडिशन हो जाएगा एक क्रोमोसोम का। क्लाइनफिल्टर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि मेल स्टेराइल होंगे। अगर बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल 45 ही क्रोमोसोम होगा, जिसमें से फीमेल के अंदर एक ही X क्रोमोसोम होगा और एक नहीं होगा, ठीक है, फीमेल में होता है। अब हम लोग समरी देखते हैं। जो समरी है यहाँ पे लिखा गया है, जेनेटिक्स जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील विद द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स प्रैक्टिसेस। जेनेटिक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हो, साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। Progeny resemble the parent in morphological and physiological feature has attracted the attention of many biologists, ठीक है। माता पिता के बच्चों को देखकर बायोलॉजी वाले सोचे, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, उनसे उनकी मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर हैं उनको अट्रैक्ट किया, उनको अटेंशन दिया कि कैसे माता पिता हैं वैसे ही बच्चे हैं, बच्चे के थोड़े बहुत गुण माता पिता जैसे हैं, ठीक है। मेंडल वॉज द फर्स्ट, मेंडल वो पहले इंसान थे टू स्टडी दिस फिनोमिना सिस्टमेटिकली, उन्होंने इस फिनोमिना को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा, ठीक है। While they study the pattern of inheritance in the pea plant of the contrasting character, Mendel proposed the principle of inheritance which are today refers to as Mendel law of inheritance, ठीक है। जो मेंडल थे इन्होंने 7 साल तक गार्डन पी पे काम किया, पाइसम सटाइवम पे काम किया और देखा और बताया कि यहाँ पे उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, 14 ट्रेड्स लिए, ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, जिसमें उस समय मेंडल ने प्रपोज किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन आज के समय पे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि वो उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट में निकाला था। ही प्रपोज दैट, इन्होंने प्रपोज किया था द फैक्टर लेटर नेम एज जीन रेगुलेटिंग द कैरेक्टर आर फाउंड इन पेयर नोन एज एलील। उस समय मेंडल ने अपने टाइम पे जब
पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट पे, तब बोला था कि कोई ऐसा फैक्टर है जो स्टेबल है, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो माता पिता से बच्चों में जा रहा है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर को वही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आज के समय में हमें पता चल गया वो फैक्टर कोई और नहीं, वो जीन है। और जीन क्या करता है, यही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, और साथ में ये पेयर्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं। He observed that the expression of the character in the offspring follow a definite pattern in different first generation F1, second F2 and so on। आपने देखा होगा मेंडल ने किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, हर जगह F1 जनरेशन, F2, F3 इस तरीके से बहुत सारे जनरेशन देखने को मिले, जहाँ पे वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जो बच्चों का कैरेक्टर है, माता पिता के जो भी जीन रहे होंगे वो बच्चों के कैरेक्टर में एक्सप्रेस हुए F1 जनरेशन में, और जो F1 में नहीं हो पाए लेकिन F2 में वो हो गए। अब देखिए क्या लिखा गया है, सम कैरेक्टर आर डोमिनेंट ओवर द अदर। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एक दूसरे के ऊपर क्या थे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक के ऊपर डोमिनेंट थे, ठीक। द डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड व्हेन द फैक्टर आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे पी प्लांट के हाइट पे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीन था, जिसमें जो कैपिटल टी था ये क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था स्मॉल टी के ऊपर। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रहे थे। इस टाइप के जीनोटाइप का जो पी प्लांट होगा कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है पूरी तरीके से स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो तभी एक्सप्रेस होगा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगा, इसीलिए उसे क्या बोला गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। द रिसेसिव कैरेक्टर, अगर हम बात करते हैं रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में, आर ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव कैरेक्टर जैसे कि स्मॉल टी ले जो डॉर्फ प्लांट थे, ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब ये होमोजाइगस, या बोल सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, या सिमिलर जब एलील प्रेजेंट होंगे तब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। द कैरेक्टर नेवर ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैरेक्टर कभी ब्लेंड नहीं कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि हमने स्नैपड्रैगन में देखा, फ्लावर्स में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्टार्च सिंथेसिस हो रहा था पी के सीड में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बता रहे कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उस कंडीशन में आपको ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी, किस केस में, जो पी प्लांट था उसमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। अ रिसेसिव कैरेक्टर that was not expressed in heterozygous condition may be expressed again when it's become homozygous। ठीक है, जो रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिख पा रहे थे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या था कि जो डोमिनेंट एलील था वो रिसेसिव वाले एलील को क्या कर रहा था, दबा दे रहा था, सप्रेस कर दे रहा था, उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था। तो जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं दिख रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वहाँ पे एक्सप्रेस होगा। Hence character segregate while the formation of the gamete, law of segregation। ठीक है, इसी वजह से बोला गया कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही यूनिवर्सल है, ठीक है। पहले जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिले थे प्रोजेनी में, ठीक है, वो F2 जनरेशन में दोबारा से देखने को मिल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब गैमेट बन रहा था तो एलील क्या हो रही थी, सेग्रीगेट हो रही थी, ठीक है। नॉट ऑल द कैरेक्टर्स शो द ट्रू डोमिनेंस। सारे कैरेक्टर यहाँ पे ट्रू डोमिनेंस नहीं शो करते, मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह अप्लीकेबल है। जैसे कि कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन दिए गए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। सम कैरेक्टर शो इनकम्प्लीट एंड सम शो को डोमिनेंस। कुछ कैरेक्टर थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे थे, जैसे कि स्नैपड्रैगन का फ्लावर जो था उसमें देखने को मिल रहा था, 4 o'clock फ्लावर था, या तो स्टार्च बोल सकते हैं कि जो स्टार सिंथेसिस हो रही थी पी के सीड में, वहाँ देखने को मिल रहा था। को डोमिनेंस की बात करते हैं ह्यूमन का एबीओ ब्लड टाइप जो है उसमें देखने को मिल रहा था। When Mendel studied the inheritance of two characters together, it was found that the factor independently assorted and combined in all the permutation and combination फिर आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे काम किया, ठीक है, मोनो हाइब्रिड के बाद डाई हाइब्रिड पे जब काम किया, मोनो हाइब्रिड में उन्होंने 2 ला दिए। पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने को मिली लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब डाई हाइब्रिड पे क्रॉस किया, मतलब कि पी प्लांट के ही 2 कैरेक्टर को एक साथ ले लेके क्रॉस कराया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ देखने को मिला कि जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, सेग्रीगेट कर जा रहे थे और कंबाइन हो जा रहे थे। उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट जब टीएच मॉर्गन ने
काम किया था फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला पे काम किया, उस समय ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है फेल हो जा रहा था। मिस लिंकेज पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। Different combination of the gamete are theoretically represent in a square tabular form known as Punnett square, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन देखने को मिला गैमेट में, और आपने देखा पनेट स्क्वायर बना के किस तरीके से गैमेट का आपने फ्यूजन करा के प्रोजेनी बना रखे हैं। The factor now known as gene on the chromosome regulating the character are known called the genotype and the physical expression of the character is called the phenotype, ठीक है। ऐसे फैक्टर या जीन जो क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हुए और कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, मीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। और ऐसे फिजिकल एक्सप्रेशन जो कैरेक्टर से ही आपको दिख रहे हैं, अगर मैं टॉल हूँ तो ये मेरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा फिनोटाइप है, बट आप जीनोटाइप नहीं देख सकते हैं। जीनोटाइप आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। After knowing that the gene are located on the chromosome, a good correlation was drawn better the Mendel's law of segregation यहाँ पे and assortment of the chromosome during the meiosis, ठीक है। जब ये जाना गया कि जो जीन है, जो मेंडल अपने टाइम पे फैक्टर कह रहे थे, जो जीन है वो क्रोमोसोम पे होता है, तो ये अच्छा एक रिलेशनशिप ड्रॉन किया मेंडल के लॉ में। पहला जो सिग्रीगेशन हो रहा है, दूसरा एशॉर्टमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का, मीन्स अलग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस या गैमेटोजेनेसिस के टाइम। द मेंडल्स लॉ वे आर एक्सटेंडेड इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोला जा रहा है कि जो मेंडल के लॉ हैं ये और भी एक्सटेंड कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, किस फॉर्म में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये कब आया, बोल सकते हैं ये 1900 में। 3 यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट काम कर रहे थे, स्टडी किया, देखा, लेकिन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है किसने दिया था, सडन एंड ब्रॉबरी ने दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड true for the gene that are located on the same chromosome. This gene were called the link gene, ठीक है। बाद में ये देखा गया कि जो मेंडल कह रहे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जब टी.एच. मॉर्गन आए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए, ठीक है। किस पे काम किया उन्होंने, फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, और देखा और उन्होंने बताया कि जो मेंडल कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये फेल हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे जीन हैं जो क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, कुछ ऐसे जीन हैं जो क्रोमोसोम पे एकदम पास एकदम बोल सकते एकदम पास बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए A B एकदम पास बैठे हुए हैं, C वो क्या होते हैं, आगे चल के साथ इनहेरिट होते हैं, साथ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो जीन है या फिर जो फैक्टर है, ठीक है, जीन ही बोलेंगे उस टाइम पे, कि जो जीन है ये इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट नहीं हो रही, अलग नहीं हो रही है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस के टाइम, ठीक है। तो ये किसके लिए एक्सेप्शन है, लिंक्ड जीन के लिए, जो क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हुई है, बहुत पास है, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो जीन बहुत लिंक्ड है वो लिंकेज को शो कर रही है, पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर रही हैं, और यहाँ पे मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसे गलत प्रूव कर रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्टेड टुगेदर एंड डिस्टिंक्टली लोकेटेड जीन ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया। बोला जा रहा है कि जो क्लोजली लिंक्ड जीन होंगी वो दोनों एक साथ जाएंगी, ठीक है, इनहेरिट होंगी या गैमेटोजेनेसिस होगा उस टाइम साथ जाएंगी। लेकिन जो दूर है, जो जीन दूर है, जिनके बीच में गैप है, वो रिकॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगी, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी, और वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए जो A और B है बहुत ही ज़्यादा पास, ये कैसी जीन है, लिंक्ड जीन है। तो आगे जब इसका गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा, तो ये जो जीन होंगी ये आगे साथ जाएंगी। लेकिन जो ये C वाला जीन है ये क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, ठीक है, ये इस टर्मिनल पे, ये यहाँ पे है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है इस वाले जीन में, तो ये पूरी तरीके से लिंक्ड नहीं है, ये लूजली है। तो आगे चल के रिकॉम्बिनेशन तो कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे जीन जो बहुत ही पास होंगे, क्रोमोसोम पे बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड होंगे, जिसके पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि वो साथ जाएंगे। लेकिन जो जीन बहुत ही दूर है, लूजली बाउंडेड है, मीन्स लूजली लिंक्ड हैं, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और साथ में वो जो जीन है जो दूर है वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होगा, इंडिपेंडेंटली अलग से ही चला जाएगा, अकेले ही चला जाएगा। आगे देखते हैं,
लिंकेज मैप देयरफॉर करस्पॉन्डेड टू अरेंजमेंट ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, जो लिंकेज मैप है किस तरीके से क्रोमोसोम पे जीन, यहाँ पे बोल सकते हैं जीन अरेंज्ड है सीक्वेंस के फॉर्म में, हम कहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिंकेज मैप पे देखते हैं। किसने दिया था, यहाँ पे बोल सकते हैं जो टी.एच. मॉर्गन है उनके स्टूडेंट ने दिया था, अल्फ्रेड स्टूडेंट। ठीक है, उन्होंने दिया था और वो बोले कि एक सेंटीमॉर्गन जो है वो दिखाता है 1% क्रॉसिंग को। ठीक है, मिस ये 1 सेंटीमॉर्गन क्या है, यहाँ पे दो जीन के बीच की डिस्टेंस है और वो कितना दिखा रहा है, 1% यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ है। आगे देखते हैं, मेनी जीन वी आर लिंक टू द सेक्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, बहुत सारी जीन ऐसी होती है जो सेक्स से लिंक्ड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं। द टू जीन मेल एंड फीमेल वी आर फाउंड टू हैव अ सेट ऑफ क्रोमोसोम विच आर वेयर कॉमन एंड अनदर सेट विच वॉज डिफरेंट। यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो दो सेक्सेस हैं, मेल हो या फीमेल, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। मेल में क्या होगा, जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं XY होंगे, फीमेल में बात करेंगे XX होंगे। द क्रोमोसोम विच वे आर डिफरेंट इन टू सेक्सेस वी आर नेम एज सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जो बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑटोसोम तो क्या होंगे, सेम होंगे, बट इन केस ऑफ इंसेक्ट, ग्रास होपर, वहाँ पे बोल सकते हैं ऑटोसोम तो बराबर हैं बट सेक्स क्रोमोसोम एक कम होगा मेल वाले में। तो ओवरऑल जो टोटल क्रोमोसोम होगा फीमेल में ज़्यादा होगा, मेल में कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द रिमेनिंग सेट वॉज नेम एज ऑटोसोम। जो बराबर का है उसे हम ऑटोसोम बोल रहे हैं। इन ह्यूमन अ नॉर्मल फीमेल हैज़ 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम XX। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर बोल सकते हैं, जिनमें से 22 पेयर कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और जो 1 पेयर होता है मिस उसे हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल में तो 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम है, जो 1 पेयर होगा वो XX होगा, वो फीमेल में देखने को मिलेगा। ह्यूमन की फीमेल की बात की जा रही है। A male has 22 pair of autosome and 1 pair of sex chromosome as XY। अगर हम ह्यूमन के मेल की बात करते हैं तो उसके पास 22 पेयर कैसे होंगे, ऑटोसोम होंगे, जो कि सेम है फीमेल के जैसा, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होगा ये कैसा होगा, एक X होगा, एक Y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल में हेट्रोगैमेटी शो कर दिख रही है और ये मेल ही डिसाइड करेगा कि आगे का बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन चिकन सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल RZZ एंड फीमेल RZW। देखिए, जो चिकन है, मुर्गी का बच्चा है, सबने देखा होगा, उसमें बर्ड्स में क्या होता है कि जो फीमेल है उसके पास कैसे क्रोमोसोम होते हैं, ZW होते हैं, मेल के पास ZZ होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी शो कर रही है, इसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी है कि जो आने वाला बच्चा है वो फीमेल होगी या मेल होगा। ठीक है, और ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो सेम एज ह्यूमन XXXY, वहाँ पे मेल ही हेट्रोगैमेटी शो करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रास होपर और कुछ और इंसेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे मेल ही हेट्रोगैमेटी शो करेगा XO, बट प्रॉब्लम क्या होगी, जो टोटल क्रोमोसोम होगा ना वो फीमेल में एक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेल वाले ग्रास होपर। ठीक है, आगे देखते हैं, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जो म्यूटेशन है उसको डिफाइन किया गया है कि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल में, और मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन है वो DNA होगा। है तो RNA, लेकिन सबसे स्टेबल, मोर स्टेबल की बात करेंगे वो DNA होगा। अ पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन DNA। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सिंगल बेस पेयर वही मिस हो जाता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया is caused due to the change of one base pair in a gene coding for the beta chain of hemoglobin। जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था जो mRNA था G से क्या हो रहा था, GUG। ठीक है, mRNA क्या हम सीक्वेंस बता रहे हैं कि G से GUG हो रहा था किस पे, बीटा हीमोग्लोबिन चेन पर। बीटा हीमोग्लोबिन चेन पे आपको देखने को मिल रहा था कि एक बेस पेयर यहाँ पे क्या हुआ, उसकी जगह कोई दूसरा बेस पेयर आया, जिसकी वजह से पूरा जो बीटा चेन है यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। जो 6 पोजीशन होगा ग्लूटामिक एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में, बट जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया वाली प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन गया, बस एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से।
इनहेरिटेबल म्यूटेशन कैन बी स्टडी बाई जनरेटिंग अ पेडिग्री ऑफ फैमिली। अगर आपको देखना है कि जो म्यूटेशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में, वो माता पिता से बच्चों में जा रहा, बच्चों से और आगे वही जनरेशन में जा रहा है, तो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा, मीन्स पूरा आपको फैमिली हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, ठीक है। सम म्यूटेशन इन्वॉल्व इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम पॉलीपोलाइडी कहते हैं, और चेंज इन सब सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जिसे हम एनिपोलाइडी बोलते हैं। कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं कि सेल के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। मतलब कि पॉली का मतलब मेनी, पोलाइडी का मतलब क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा पोलाइडी देखने को मिल रही है, ठीक है। और चेंज जो होता है क्रोमोसोम नंबर में, अगर चेंज हो गया उसके सेट में, या तो मोनोसोमी वाला कंडीशन हो गया या तो ट्राइसोमी वाला कंडीशन हो गया। मोनोसोमी वाला कंडीशन आपको टंडल सिंड्रोम में देखने को मिला फीमेल के अंदर। अगर ट्राइसोमी की कंडीशन की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये और ये यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, एनिपोलाइडी का। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द म्यूटेशनल बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये आपको मदद करेगा कि जो म्यूटेशन के द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं पढ़ने में उनको। डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है ये मेल फीमेल दोनों में होता है। is due to the trisomy of the chromosome number 21 where there is an extra copy of chromosome 21 and consequently the total number of chromosome become 47। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम है ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी का है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो 21 क्रोमोसोम है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से आपको ट्राइसोमी वाला कंडीशन देखने को मिलता है और ओवरऑल उस इंडिविजुअल का जो टोटल क्रोमोसोम होता है 47 हो जाता है, ठीक है। हेड कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे, फ्लैट होंगे, राउंड होंगे। टंग कैसा होगा, लंबा होगा, रिंकल्ड होगा। मुंह पार्शली ओपन होंगे। कोजेनाइटल हार्ट डिसीज होगा। साथ में उनके जो हाथ होंगे वो कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे। पाल्म क्या होगा, ब्रॉड होगा, बट उसमें क्या होंगे, लाइनेंस, जो लाइंस है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होगी। साथ में आपको यहाँ पे लूप्स देखने को मिलेंगी फिंगर टिप पे, ठीक है। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इन टर्नर सिंड्रोम किस में होगा, फीमेल में होगा, ठीक है। 1 X क्रोमोसोम इज मिसिंग एंड द सेक्स क्रोमोसोम इज एज एक्सो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, मोनोसोमी का। ओवरऑल जो क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा, 45 होगा। जो टर्नर सिंड्रोम होता है किसमें होता है, फीमेल में होता है। इसमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल, नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल है उसकी बॉडी में क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, गायब हो जाएगा। मतलब कि एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल यहाँ पे क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, स्टेराइल होगी, साथ में ओवरी होंगे, सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारा कंडीशन देखने को मिलता है। एंड इन Klinefelter syndrome, the condition is XXY. This can be easily studied by analysis of the karyotype. यहाँ पे ओवरऑल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जो क्लाइनफेल्टर यहाँ पे सिंड्रोम है ये मेल में होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है सेक्स क्रोमोसोम में, किसका, एक्स वाले क्रोमोसोम का, ठीक है। ओवरऑल कैसा होना था, मेल को 44 क्रोमोसोम होना था, मीन्स 22 पेयर ऑटोसोम होने थे प्लस XY होना था नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले होते हैं उसमें क्या होता है, 22 जो पेयर हैं वो तो एकदम ऑटोसोमल, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है जहाँ पे XY था वहाँ पे एक एडिशनल X आ गया, मीन्स यहाँ पे XXY वाला यहाँ पे आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 47। इस कंडीशन में मेल वाले कैरेक्टर तो हैं उस इंसान के अंदर, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंसान के अंदर। लेकिन जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे कि ब्रीस्ट की साइज या फिर वाइज थोड़ा फीमेल के जैसा आना, ये सारे कैरेक्टर दर्शाते हैं कि मेल को क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। साथ में मेल कैसा होगा, स्टेराइल भी होगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।